ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? अब देखिएगा, जो बच्चे जिनसे क्वेश्चन हम पूछे वही जवाब देंगे। क्या सही बच्चे पढ़ लिए हैं? नोटबुक को क्लोज कर दे सही बच्चे, नोटबुक को क्लोज कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, आप आए थे प्रीवियस क्लास में। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज? बहुत इजी पॉइंट समझाए थे, बोला जाए प्रीवियस क्लास में नहीं थे? आप बताओ सबसे पीछे, अभी नहीं आए थे? प्रीवियस क्लास में आए थे, बताइए जल्दी से। What are the differences between, I mean, differences between assets and liabilities? पढ़े थे घर पर मेरा नोट्स? Assets should be पढ़े नहीं है, पढ़ना तो है। देखो अगर नहीं करोगे बच्चे तो फिर कोई अकाउंट बन जाएगा, इसको तो पढ़ना है। कोई बात नहीं, इसी बच्चे मैं भी हम आपको समझा रहे हैं। एग्जाम पर एक दो बच्चे समझा करेंगे, क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं ना, तो तुम्हारा राइट है। आपकी लगता नहीं आएगी, ठीक। तो मेरा नोट्स को पढ़िएगा बच्चे। देखो सबसे पहला पॉइंट हम बताए थे आपको, मीनिंग कि एसेट्स रेफर्स टू द प्रॉपर्टीज which owned by a business concern which can be converted into क्या या expressed in term of money। किसी भी मतलब जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, देखते हैं 50 बीघा मेरे बाबू दादाजी छोड़ करके गए मेरे लिए, जाके खाएंगे नहीं, तो ये मेरा क्या हुआ, एक तरह से एसेट्स हो गया ना मेरा। 50 बीघा जमीन है तो भाई बढ़िया खासा का प्रॉपर्टी है। तो एसेट्स रेफर्स टू द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मींस चाहे वो आपको लैंड हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, मशीन हो जाए, फर्नीचर हो जाए, एक्सेट्रा। तो ये ओनरशिप डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? जिस पर मेरा ओनरशिप है, ठीक है, जिसका हम मालिक हैं, तो या उसको जब चाहे जैसे चाहे हम डिसीजन ले सकते हैं। वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। बट लायबिलिटी पर बच्चे ओनरशिप नहीं होता है, वो एक प्रकार का क्या है? ऑब्लिगेशन है, क्लेम है, जिसको चुकाना पड़ता है, जिसको पेमेंट करना पड़ता है। ओके, समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट बताए थे जो अभी आप बता रहे थे कि एसेट्स नेचर ऑफ बैलेंस, नेचर ऑफ बैलेंस, तो ऑल अकाउंट हैज टू बैलेंस। तीसरा नहीं होता है सिर्फ डेबिट या क्रेडिट, तीसरा अभी तक नहीं हुआ लेकिन रिसर्च चल रहा है इस पर भी, ठीक है। तो ऑल एसेट्स हैज शोन डेबिट बैलेंस बट लायबिलिटी हैज क्या? क्रेडिट बैलेंस। और side of balance sheet, so assets have shown on the right hand side of the balance sheet but liability has shown on the left hand side of the balance। और used by the formula, हम एक पॉइंट ये भी कर सकते थे, ठीक है, कि एसेट्स जो होता है बच्चे, देखो एसेट्स का होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। जबकि लायबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस, पता है समझ में? तो यूज बाय, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है, समझ में आया? तो 4 पॉइंट हम अभी आपको बताए हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे। एक तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो, ये देखो फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग दे सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग दिखाई दे रहा है सही बच्चे को? फर्स्ट पॉइंट मीनिंग दे सकते हैं, यानी बेसिस ऑफ डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट में आप ओनरशिप, है ना, सेकेंड पॉइंट क्या दे सकते हैं? ओनरशिप। और थर्ड पॉइंट में नेचर ऑफ बैलेंस, या शायद जो लिखे नेचर, नेचर ऑफ क्या? बैलेंस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में जो है साइड ऑफ क्या?
बैलेंस। 4 पॉइंट लिखिए, इंप्रेस हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बताए थे, देखो मीनिंग तो दोनों को बताए कि अभी इसका ओनरशिप होता है, वो एक क्लेम होता है, बस यही 2 पॉइंट याद रखो, ओनरशिप क्या क्लेम। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनरशिप में ये क्या, इसमें आप लिख सकते हो, मीनिंग तो अलग है, मीनिंग में जो रेफर करके लिखवाए हैं, ठीक है। और नेचर ऑफ बैलेंस में डेबिट बैलेंस एंड क्या क्रेडिट बैलेंस, और साइड ऑफ बैलेंस शीट आरएचएस और एलएचएस, ठीक है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है नोटबुक। एसेट्स का टॉपिक हो गया था, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, यही ना। देखो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चे सभी कोई, एक्सपेंसेस। इट मीन्स द अमाउंट, इट मीन एक्सपेंसेस में लिखेंगे, इट मीन्स द अमाउंट, आवाज आ रहा है पीछे तक, इट मीन्स द अमाउंट spent on the spent मतलब खर्च होता है, spent on the cost of the goods, cost of the goods and services used up in the process of earning revenue, used up in the process of earning revenue. And expenses also refers, and expenses also refers to an expenditure in return, expenditure in return for which some benefit return for some benefit is received, is received. Expenses reduce capital. Expenses reduce capital. देखो इसमें 3 सेंटेंस हम लिखवाए हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखवाए हैं, ध्यान सुनिएगा। वो हेलो समझवाने का यही रीजन है, अपनी पूरा ये क्या कहता है कि आप प्रॉफिट जनरेट करना है, क्या करना है, लाभ तो कमाना ही है, क्योंकि वो तो प्राण है। बिजनेस का क्या है, जैसे मनुष्य के शरीर में प्राण है ना, उसी तरह से प्रॉफिट है बिजनेस के लिए। बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही होता है क्या, टू अर्न अ प्रॉफिट, है ना, फ्रॉम क्या सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान को बेच करके या सर्विस प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट ओपनिंग हुआ है, क्यों हुआ है भाई, सर्विस प्रोवाइड करके पैसा क्या करेगा, वो कमाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये मार्कर है और मेरा काम है मार्केट को बेचना, क्या करना, मार्कर को बेचना, तो बच्चे जब तक बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे कहां से। एज ए मैन्युफैक्चरर हम अपने आप को क्या एज्यूम किए, मैन्युफैक्चरर। तो इस मार्कर को बनाने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने में, फिर बनाने में खर्च लगे वही एक्सपेंसेस नहीं होता है, बल्कि उस प्रोडक्ट तक, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक। अब देखते हो ना कि पहले कौन होता है, मान लो मैन्युफैक्चरर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, होलसेलर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, रिटेलर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कस्टमर होता है। तो यहां से गुड्स को लाने में यहां तक जो भी खर्च लगे, जो भी अमाउंट स्पेंड करे, वो टोटल का टोटल उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा।
एक पॉइंट और इसमें हम बताए हैं कि एक्सपेंसेस जो है, सेकंड जो टर्म बताए थे उसमें क्या लिखे थे, एक्सपेंडिचर। ये देखो यहाँ पर ये वर्ड समझ लेना है, बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज भी हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस जनरली दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है, लेकिन कुछ हद तक जैसे एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन जब एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज करते हैं तो वहां का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी पिछले क्लास में लूना का एग्जांपल दिए थे, अरे वो हवाई का नहीं एग्जांपल दिए थे, ऑटो का, ठीक है। तो वो ऑटो परचेज करने में जो अमाउंट स्पेंड किए, यानी एक अमाउंट ये होता है जिसको इन्वेस्ट करने से, जिसको स्पेंड करने से आप लॉन्ग टर्म, अभी तो प्रॉफिट जनरेट करोगे ही करोगे, बल्कि उसके लॉन्ग टर्म में भी आप क्या करोगे, प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो वो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरीज में। आपको फिक्स कैपिटल का डिफिनेशन बताए थे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कौन सा एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो रेकरिंग नेचर का होता है, जैसे उस ऑटो में पेट्रोल डालेंगे तभी तो आएंगे जाएंगे, तो वो तो डे टू डे देना पड़ेगा, तो वो इज कॉल्ड क्या, एक्सपेंडिचर। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस को हम लोग डिनोट एक्सपेंडिचर से भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, यानी एक रेगुलर दूसरा इरेगुलर, समझ में आ गया, एक रेकरिंग तो दूसरा नॉन रेकरिंग, समझ में आ गया। चलिए आगे लिखिए, इनकम। एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा, जैसे सैलरी पेमेंट की एम्प्लॉय को, अगर इसमें शायद थोड़ा लिख लो एग्जाम्पल में, सैलरी, वेजेस, रेंट, लेकिन रेंट पेड हमेशा याद रखना, 5 आइटम ऐसा है कि इनकम भी होता है और क्या होता है, एक्सपेंसेस भी होता है। अब ये बताएंगे कॉमर्स वाले स्टूडेंट, कौन 5 आइटम होता है बच्चे, बीकॉम वाले बच्चे बताएंगे। 5 आइटम ऐसा होता है कि वक्त वक्त पर वो क्या, इनकम भी होता है और एक्सपेंसेस भी होता है। मैं आपको बीकॉम वाले बाकी बच्चे नहीं, बीबीएम वाले नहीं, और ना ही पीजीडीएम वाले। हाँ वेरी गुड। ये देखिए, ये जो 5 आइटम होता है बच्चे, एक तो ये आप सही जवाब दिए, रेंट पेड भी होता है, और रेंट क्या होता है, रिसीव भी होता है। ओके, फिर उसी तरह से इंटरेस्ट पेड भी होता है, और इंटरेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट पेड भी होता है और डिस्काउंट रिसीव भी होता है। फिर उसके बाद कमीशन, अरे मैन्युफैक्चरर जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा तो रॉ मटेरियल परचेज करेगा ना जी सप्लायर से, तो वहां सप्लायर से डिस्काउंट नहीं प्राप्त करेगा, और कस्टमर को बेचने के लिए सामान पर डिस्काउंट नहीं देता है, बाय 1 गेट 1 फ्री, नहीं समझो डिस्काउंट, कमीशन, और एक कंपनी के केसेस में होता है डिविडेंड, क्योंकि कंपनी शेयर कहीं इन्वेस्ट भी करता है और कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, तो डिविडेंड पेड और डिविडेंड क्या, ये 5 आइटम है जो पेड भी होता है, और अगर पेड हुआ तो एक्सपेंसेस और रिसीव हुआ तो इनकम, याद रहेगा ना। डिविडेंड मतलब जो कंपनी होता है अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए, क्योंकि कंपनी का जो ओनर होता है बच्चे वो शेयर होल्डर ही होता है, कौन होता है, ये आपको ज्यादा पीजीडीएम वाले बच्चों को जरूरी है। तो वो ओनर जो है, अगर मान लो वही पैसा खींच लेगा कंपनी से, तो फिर तो कंपनी डूब गया, लिक्विडेट ना हो जाएगा जी, वाइंडिंग अप ना हो जाएगा कंपनी का। हाँ बहुत सारे कंपनी डूबा है, ठीक है। तो जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को, क्योंकि प्रॉफिट आप जनरेट करोगे, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना, यानी आप प्रॉफिट कर लिए और शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो सरकार क्या ये कर देगा आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको खुश करने के लिए कुछ प्रॉफिट का पार्ट चलो गरीब में भी बांट देते हैं, ठीक है, उसको खुश रखना है, क्योंकि जितना वो खुश रहेगा, कौन, शेयर होल्डर, उतना ही आपका तरक्की है, ठीक है। तो वही होता है, ठीक है। इस पर हम पढ़ेंगे, वो आप इसमें 3 टाइप्स का होता है, कुछ हम डिटेल आपका डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर ही है। ओके, क्या बता रहे थे, इनकम का लिखो। अब तो इनकम तो सिंपल है कि 50,000 में इसको बनाए,
मार्कर कितना बनाए 50,000 में, अब बेच दिए 72,000 में, तो 22,000 रुपया क्या हो गया? 50,000 जो बनाने में लगा वो क्या हो गया? एक्सपेंसेस। और जो 72,000 आया रेवेन्यू, वो सेल्स हो गया। टोटल मनी जो बिजनेस अर्न किया वो क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। नहीं है समझ में? अब एग्जांपल्स क्लियर कर देते हैं, लिखिए ना। इनकम, थोड़ा स्पीड में। द डिफरेंस बिटवीन revenue and expenses, the difference between revenue and expenses is called income. Is called income. यानी समझ में आया कि बेचने से पैसा आया 72,072, तो वो उसका क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। 50,000 जो बनाने में खर्च लगा, स्पेंड हुआ, तो उसका एक्सपेंसेस हो गया। और ये जो डिफरेंस आया 22,000 22,000, वो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को इनकम, हालांकि बहुत सारे टर्म में आप देखोगे, जैसा भी एक्सपेंडिचर समझाएं, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर था ना, उसी तरह से होता है क्या? इनकम और प्रॉफिट। ठीक है, कभी कभी आप इसको सेम ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे कि बिना कुछ एक्टिविटी किए हुए, क्या, हाँ सडनली, अरे बिजनेस में तो आग भी तो लग जाता है। तो ठीक ऐसे भी आप मान लो जा रहे रोड पर 5 रुपया मिल गया, या किसी बिजनेस को भिखारी आया दरवाजे पर, उसको 5 रुपया दे दिए। दवा दुआ का बिजनेस में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। बिजनेस सिर्फ मोनेटरी ट्रांजेक्शन को क्या करता है? रिकॉर्ड कर। बिजनेस अगर उस भिखारी को अगर 10 रुपया दिया, तो वो उसका एक्सपेंसेस हो जाएगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। लेकिन वो भिखारी ने उस बिजनेसमैन को दवा दुआ दिया, तो रिकॉर्ड करेगा जी, दवा अकाउंट दिया। चलो लिखो आगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50, goods costing rupees 50,000 are sold for rupees 72,000. Here the cost of the goods sold, here the cost of the goods sold, here the cost of the goods sold rupees 50,000 is expenses, comma करके, sell value of goods, that is rupees 72,000, sell value of goods that is rupees 72,000 is called revenue, and the difference that is rupees 22,000 and the difference that is rupees 22,000 is an income. अब देखो इसको फॉर्मूला से कैसे हम करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला यहां पर ये होता है कि रेवेन्यू इक्वल टू इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस, आया समझ में? फर्स्ट फॉर्मूला ये हुआ। अब इसी से तीनों फॉर्मूला हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? रेवेन्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? इनकम प्लस एक्सपेंसेस। और अगर मुझे एक्सपेंसेस निकालना हो, एक्सपेंसेस इक्वल टू रेवेन्यू माइनस क्या?
आया बात समझ में? तो तीनों वर्ड क्या है? तीनों वर्ड क्लियर हो गया? डेफिनेशन भी लिखवा दिया तीनों का, तो छोटा है, एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, तीनों हो गया। रेवेन्यू कहाँ लिखवाएंगे? लिखो, रेवेन्यू का लिखो तो। अच्छा कोई बात, आ रहा है समझ में जी? इसका तो डिफरेंस करके हम लोग लिख सकते हैं। लिखो, रेवेन्यू रेफर्स टू द, सॉरी, रेवेन्यू refers to the earnings of business. Revenue refers to the earnings. पहले लर्न तब ना अर्न, क्या? हाँ, पहले अर्न नहीं, पहले लर्न। पहले सीखोगे तब तो ज्ञान अर्जित करोगे, तभी तो पैसा कमाओगे। ऐसे तो 2 4 5 10 में ठग लेगा कोई, है ना? पीजीडीएम करोगे 10,000 रुपया देगा नौकरी का, तो बताओ क्या फायदा है? और उसी में तो सीख करके जाओगे, टैलेंट ले करके जाओगे, पोटेंशियल रहेगा, तो 10 क्या हो 50,000, आपका तो पोस्ट ऐसा हो गया, मैनेजर पोस्ट तक जा सकते हो एज ए डिसीजन मेकर। और जानते हो ये टॉप लेवल में चला गया, जैसे मैनेजर बन गए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो शायद ये बीकॉम वाले बच्चे पढ़े होंगे बीएसटी बिजनेस स्टडी में, 11 12 था तो नहीं था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। हाँ, तो ये जो सैलरी जो मिलता है, इंक्रीमेंट जो होता है, वो सबसे ज्यादा किसका होता है? टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर क्या? हाँ, ओके, इसीलिए कहते पढ़ो पढ़ो, ठीक है? कुछ भी करो लेकिन तो पढ़ाई करो। आगे लिखिए, क्या लिखे? हाँ, लेकिन एक पॉइंट इसमें और अटैच हम लोग को करना है, रेकरिंग या रेगुलर। क्या? रेवेन्यू तभी होगा जब वो रेगुलर या रेकरिंग नेचर का होगा। अगर वो नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? तो एक लाइन और लिख लीजिए उसमें, इट ऑल्सो मीन्स द, it also means the income of a regular nature, income of a regular or recurring, रेगुलर नेचर या रेकरिंग नेचर? हाँ, रेगुलर और रेकरिंग नेचर। समझ में आया? चलो बच्चे, हाँ, और रेवेन्यू इंक्रीजेस कैपिटल, रेवेन्यू से कैपिटल क्या होता है? हाँ, ये भी लिख लो, रेवेन्यू इंक्रीजेस कैपिटल।
समझ में आया पॉइंट? कि अगर कोई बिजनेस हम बच्चे कर रहे हैं और उसमें क्या हुआ, तो आप पढ़े भी होंगे फाइनल अकाउंट में कि जैसे ही नेट प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में क्या करते थे, उसको ऐड करते थे। तो रेवेन्यू से आपको क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रेकरिंग मतलब कि आप पर डे कॉलेज आते हो, रेकरिंग हो गया। लेकिन किसी रोज नहीं आते हो तो क्या हो जाएगा, सामान हम बेचे और वो प्रॉफिट बार बार, जैसे मकान मालिक को रेंट हर एक महीना पेमेंट करना है तो रेकरिंग हो गया, ठीक है। लेकिन मकान ही खरीदनी है, बार बार तो मकान नहीं खरीदेंगे। देखो सर्विस दोनों में है। रेकरिंग का मतलब ये हुआ कि इस महीने का रेंट दिए तो मुझे इसी मंथ सिर्फ रहने दिया जाएगा, अदरवाइज मुझे अगले महीना अगर रहना है तो फिर अगले मंथ क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन तो मकान परचेज कर दिए, पैसा दोनों में गया, आपको प्रॉफिट तक मिले, तो वो होता है कैपिटल नेचर का, नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया। बार बार मकान नहीं खरीदेंगे लेकिन रेंट क्या करना पड़ेगा। तो दो चार एग्जांपल लिख लीजिए, रेवेन्यू है ना, देखो रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, सब कॉमा करके रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, पीटीसी, पांचों लिख लो। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये जितना भी एग्जांपल हम लिखवाए हैं बच्चे, ये टोटल का टोटल रेकरिंग नेचर का होता है। अब जो थोड़ा शार्क ब्रेन के होता है होते हैं, सबको तो अच्छा होते हैं, ठीक है। तो वो कहेंगे नहीं सर, मकान जो है सो क्या किए, रेंट रिसीव तो करेंगे, जब मकान देगा तभी तो रेंट रिसीव करेंगे, सर हम मकान ही बेच देंगे तो बार बार थोड़ी उसको रेंट आएगा, तो मकान ही बेच देंगे। मकान बेचेंगे तो पैसा तो आएगा ना, यही हो जाता है क्या, कैपिटल रिसीव। क्या होता है, अब वो मकान जो खरीदा है, हो सकता है वो बेचने के पर्पज से खरीदा हो, तब तो उसका कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर उसका पर्पस बेचना नहीं होगा तो बच्चे वो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल, आपके लिए कैपिटल रिसीप्ट, और उसके लिए क्या हो जाएगा, नहीं रेवेन्यू रिसीव कैसे होगा, मैंने आपके लिए भी रिसीव उसके लिए भी रिसीव, वो तो खर्च किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो परचेज किया बिल्डिंग उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन आप जो सेल किए आपको भी तो लमसम अमाउंट आया है, तो आपके लिए कैपिटल रिसीव। उसी तरह से आप ऑटो वाले को भाड़ा देते हो तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उस ऑटो वाले के लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीव। आप बार बार दे रहे हो तो भी तो बार बार ले रहा है। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग को पकड़ लो, समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जिस अमाउंट को है ना हम बार बार स्पेंड करेंगे, बार बार खर्च करेंगे, वो आ जाएगा रेवेन्यू के कैटेगरीज में, और बार बार रिसीव करेंगे तो भी रेवेन्यू। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दूसरा रेवेन्यू रिसीव्ड, एक कैपिटल रिसीव्ड तो अनदर क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीव्ड के लिए क्या होता है, लमसम अमाउंट, जब इसमें क्या होता है, छोटा मोटा अमाउंट। आगे समझ में, डायग्राम बना दे, इंटरेस्ट और नहीं, रेवेन्यू रिसीप्ट में ही आपको इंटरेस्ट आएगा ना। हम तो पता है कि रेकरिंग नेचर का है इंटरेस्ट ना, हर एक महीना रेंट रिसीव करेंगे या इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो वो रेवेन्यू की कैटेगरी में जाएगा। हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए रेवेन्यू, ये हो गया रेवेन्यू, और ब्रैकेट में लिख दो रेकरिंग, RECU याद रहेगा। और यहाँ पर हम बनाएंगे कैपिटल,
ऐसे ही बनाना जैसे हम बना रहे हैं कैपिटल नॉन एडिटिव। ठीक है, अब देखो कैपिटल और रेवेन्यू बोथ आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। यहाँ पर हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट और यहाँ पर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रिसीप्ट और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो कैपिटल रिसीप्ट, अगर एक के लिए कैपिटल रिसीप्ट हुआ तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? हो सकता है ऐसा ना, अगर मान लो हम सेल ऑफ लैंड, जमीन बेच दिए, तो बेच दिए तो मेरे पास तो पैसा आया, तो मेरे लिए कैपिटल रिसीप्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप परचेज कर लिए हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आया? ठीक है। हाँ, अगर उसमें अब मैंने चेंजेस कब होता है कि आपने मकान लैंड खरीद लिए बेचने के पर्पस, तो फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बार बार बेचो तो वो गुड्स हो जाएगा आपके ना, एसेट्स याद रखना है। बताया समझ में? अगर हम ऑर्नामेंट परचेज कर रहे हैं पहनने के लिए, यूज करने के लिए, तो फिर वो तो लमसम अमाउंट देके ऑर्नामेंट परचेज किए ना, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मेरा मोटिव था उस ऑर्नामेंट को लेकर के और इसको क्या करना, बेच देना, तो वो तो रेवेन्यू है, क्योंकि वो तो गुड्स हो जाएगा। खरीदे बेचे वो तो फिर किस में चला जाएगा? गुड्स में चला जाता है। ठीक है, तो एक के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनदर के लिए क्या? कैपिटल रिसीप्ट। तो एक के लिए रेवेन्यू रिसीप्ट, तो अनदर के लिए क्या? ये दोनों याद रखिएगा। कुछ कंडीशन में चेंजेस हो जाता है बच्ची। हाँ, जो भी एसेट, ऑल एसेट्स परचेज, जो भी एसेट्स को परचेज किए और उसमें पैसा गया, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसी एसेट्स को सेल कर दिए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एग्जांपल भी लिखेंगे सामने, समझ में आ गया? चल जल्दी करो। रेवेन्यू और इनकम में, इनकम तो कहता है कि जो डिफरेंस, जो भी हम रेवेन्यू जनरेट, टोटल मनी अर्न किए उसमें से कॉस्ट का पोर्शन क्या किए, ऐड कर दिए, तो वो आता है क्या? आपका इनकम। इनकम का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट। ठीक है, जबकि रेवेन्यू का क्या? रेवेन्यू का क्या हुआ? टोटल जो मनी जनरेट किया कोई भी बिजनेस, टोटल जो मनी, आप मान लो ये 500 पीस हम मार्कर बनाए, तो 500 पीस मार्कर को हम बेचेंगे ना, मान लो 5 लाख में बेचे, वो टोटल जो 5 लाख रुपया हम एज ए बिजनेस, मार्कर बेचना मेरा काम था, तो हम 500 पीस मार्कर बेच दिए। पर पीस कितना के हिसाब से? 1000 पर मार्कर इज रुपीज 1000। तो 500 पीस अगर हम बेचे बच्चे, तो 500 पीस को 1000 के हिसाब से आएगा, तो कितना रुपया आया? 5 लाख। इट इज कॉल्ड आपका क्या? रेवेन्यू। क्योंकि मार्कर मेरा बेचना काम ही है, वो हर एक साल हम बेचेंगे, हर एक महीना बेचेंगे, हर एक दिन बेचेंगे। ठीक है, तो उससे जो टोटल मनी जनरेट किए वो आ जाएगा किस कैटेगरी में? रेवेन्यू। लेकिन अगर इसमें से हम कॉस्ट, अब इसको बनाने में जो खर्च लगा था, है 500 पीस, लेकिन खर्च लगा था कितना? 800 पर मार्कर, तो 8 कितना हुआ? 40 यानी 4 लाख लगा। नहीं, रेवेन्यू में कॉस्ट अलग चीज है। कॉस्ट तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कॉस्ट तो पार्टी होता है रेवेन्यू, कभी कोई पॉइंट सुना है ना? रेवेन्यू रिसीप्ट और क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर बड़े तरह से हम उसको, जो प्रोडक्ट को परचेज करने में या बनाने में मशीन भी खरीदेंगे उसमें ना, अब मार्कर बनाएंगे कैसे? थोड़ी बनाएंगे, मशीन परचेज करेंगे ना, उसमें जो पैसा आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्या? क्योंकि मशीन को मेरा बेचना पर्पस नहीं था, पर उससे सर्विस देना था, यूज देना था, वो आपका कैपिटल। तो वो था एक हुआ रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट को यानी एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो जो आता है वो क्या कहते हैं हम लोग? इनकम करते हैं। लेकिन इनकम के लिए कॉस्ट और रेवेन्यू क्या करना पड़ेगा आपको? अभी फॉर्मूला लिखा है ना, इनकम इक्वल टू, देखो क्या दोनों तो डिफरेंस है, तभी तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला हुआ।
समझ में आ गया? थोड़ा पढ़ोगे तब और ज्यादा समझ में आएगा बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक, डेटर के बारे में बताए थे, क्रेडिटर के बारे में बता दिए। चलो लिखो, एक लाइन तो लिख लो उसको। A debtor is a person बता दिए हैं, लिखो क्रेडिटर लिखो। A creditor is a person जिसका बकाया हो, जिसका बकाया हो, ड्यूज हो, to whom, WHOM. A creditor is a person to whom, a creditor is a person to whom the business owes money. The business owes, OWES. हाँ, सिंपल। जिस व्यक्ति का पैसा बिजनेस के ऊपर में बकाया हो, वही व्यक्ति उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम X is rupees 5,000. Purchase goods from X is rupees। अब देखो ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है कि सामान X से क्या किया, X एज अ पर्सन, यहाँ पर X क्या डिनोट किया? हाँ, पर्सन। तो अगर हम यहाँ पर परचेज मतलब खरीदना होता है, परचेजेस या गुड्स परचेज लिखो ना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम क्या, X is rupees 5,000. So X is called, is creditor of the business. X से सामान क्या किया, वो क्या है, पेमेंट करेगा ना, लेकिन विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। याद रखना, पेमेंट करने का मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में, आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर, तब तो फिर वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, तब वो क्रेडिटर नहीं होगा। ठीक है, विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। हाँ, मंथ। अब आप मंथली ही एज्यूम कर रहे हो, बिजनेस का रिजल्ट आप फाइंड आउट कर रहे हो मंथली। हम तो पहले ही बता चुके हैं ना कि बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर आप क्या एज्यूम कर रहे हो, मंथली कर रहे हो कि क्वार्टरली कर रहे हो कि हाफ ईयरली कर रहे हो कि ईयरली कर रहे हो। जनरली आपको ज्यादा से ज्यादा, हाँ ईयरली होता है, ईयरली से आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। जब भी होगा ईयर के अंदर में ही होगा, एक साल के अंदर में ही होगा। ओके, ना वो तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, 4 साल के लिए तो वो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। पैसा लिया और 1 साल बाद लिया तो क्या होगा? तो वो भी आपका होगा, एक लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा वो। हाँ, वो शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। वो डेटर नहीं, डेटर, आप डेटर तो कर्जदार हो गया ना, जो पैसा आपका खाया हुआ है, यानी जिससे आपको पैसा क्या करना है, रियलाइज करना है, वो पर्सन आपके लिए क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। यहाँ तो उल्टा है कि आप जिससे लिए हुए हो, आपको क्या करना है, चुकाना है। तो बच्चे चुकाना है तो कब चुकाना है, विद इन वन अकाउंटिंग ईयर की आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर। तो क्रेडिटर, अब यहाँ पर ये नहीं क्लियर किया हुआ है, ये तो सिर्फ यहाँ पर ये बोला है कि जिसका पैसा बकाया हो। ठीक है, तो पैसा बकाया हो ये अंडरस्टूड है कि विद इन वन अकाउंटिंग, इसलिए वो अकाउंटिंग ईयर बोल रहे हैं, हम 12 मंथ नहीं बोल रहे हैं। आप अकाउंटिंग ईयर जो भी एज्यूम करोगे, कोई ना कोई तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा ना। से मंथली करो, हाफ ईयरली करो, क्वार्टरली करो, ईयरली करो, वीकली करो, बट डे टू डे स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। आप डे टू डे का स्टेटमेंट नहीं बना सकते हो। ठीक है, आपको कोई ना कोई एक पीरियड क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो भी गाइडलाइन है वहां से प्रिस्क्राइब होता है ना। कंपनी एक्ट चलना तो कंपनी एक्ट में जो लिखा है उसको फॉलो करोगे तभी तो डेटा को वैलिड बना जाएगा, अदरवाइज आपके डेटा को क्या बना जाएगा। अरे परसेंटेज, आप अभी कल CBSE का रिजल्ट निकला है,
तो अब सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट पर है ना, तब तो वो सीबीएसई स्कूल से पास किया। अब कोई परसेंटेज का हम 90% ले आए हैं, ठीक है, और सीबीएसई का वेबसाइट पर नहीं, डेटा वैलिड है, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा क्रेडिटर हो गया। एक टॉपिक और है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, छोटा सा अमाउंट में निकलो तो कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी पैसा क्या हो, खर्च हो। कभी कभी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंसिव। हाँ, वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ो ना। लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, it is the amount of expenditure incurred, it is the amount of expenditure incurred on, और नहीं छोड़ दो, it is the amount of expenditure incurred to a specified article, to a specified SPECIFIED, SPECIFIED, a specified article, product, commodities, तीनों कॉमा करके लिख लो, आर्टिकल, प्रोडक्ट, कमोडिटीज, एक्टिविटी, etc. It is called cost. समझ में आया? कॉस्ट का मतलब समझ में आया? किसी भी वस्तु को बनाने में, वस्तु याद रखना, एसेट्स को हम बनाते नहीं, एसेट्स परचेज करते हैं बच्चे, लेकिन वस्तु को बनाते हैं तब बेचते हैं। तो किसी भी वस्तु को बनाने में, किसी भी सामान को बनाने में जिसका हम ट्रेड डील क्या करते हैं, उसको ट्रेड मतलब समझते हो व्यापार, डील मतलब सौदा, यानी जिससे हम व्यापारिक सौदा करते हैं। अब ऑर्नामेंट का मतलब दुकान है, ऑर्नामेंट उसके लिए, दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा, दुकान के लिए क्या कहलाएगा, ज्वेलरी शॉप के लिए ज्वेलरी क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। नाला रोड में फर्नीचर का दुकान है उधर से कोई बच्चे, नाला रोड साइड से पूरा एक लाइन से फर्नीचर का दुकान है, तकिया दानापुर है ना, वहां पर भी दानापुर साइड से कोई बच्चे होंगे, देखते होंगे, पूरा एकदम फर्नीचर रहता है एक लाइन से पसरा हुआ, ठीक है। आरपीएस यादर देखते हो साइड में, गांधी मैदान देखते हो रहता है ना फर्नीचर ना, तो वो उसके लिए क्या होगा बच्चे, गुड्स होगा। गेहूं के व्यापारी के लिए तो गेहूं गुड्स का लाएगा ना, चावल का व्यापारी है तो चावल क्या कहलाएगा, गुड्स का लाएगा। कोई दूध बेचता है तो दूध उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स का लाएगा। समझ में आ गया? तो गुड्स को बनाने में जो भी पैसा क्या हुआ, लगा, इनकर्ड मतलब लगना होता है। यहाँ एक वर्ड लिखवाए इनकर्ड, INCURRED, है ना, उसका मतलब क्या हुआ, उसमें हम ये पैसा लगाए, उसमें हम ये पैसा खर्च किए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, हाँ, गुड्स को बनाने में जो भी पैसा लगा, इट इज कॉल्ड क्या, कॉस्ट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और पढ़ना एक्स्ट्रा, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो गुड्स का टॉपिक समझाएंगे आपको, गुड्स का डिफिनेशन लिखवाएंगे और फिर उसका क्या लिखवाएंगे, टाइप्स लिखवाएंगे। ओके, तब तक अभी इतना ही रहने देते हैं, 5-6 पॉइंट तो ही गया होगा, थोड़ा उसको लेकिन पढ़ो तुम लोग। क्या बच्चे, फर्नीचर का शॉप रहेगा तो फर्नीचर का, हेलो 2 मिनट शांत रहो, फर्नीचर का शॉप है तो उस दुकान के लिए वो फर्नीचर क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। हम ऐसे ही तो बताए हैं अभी, अगर मान लो कि हम एक कोई ऑर्नामेंट का दुकान कर रहे हैं, ज्वेलरी शॉप, आप लोग के गली मोहल्ले में भी होंगे, ठीक है, तो ज्वेलरी खरीद के लाता है क्या करने के लिए, बेचने के लिए ना जी, कि पहनने के लिए, हाँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो बेचने के पर्पस, मोटिव क्या हो, बेचना, तो वो उसके लिए गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर मोटिव यूज करना हो, वही एसेट्स कहलाता है। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स, है ना। गुड्स का डे टू डे सेलिंग परचेजिंग होता है, बट एसेट्स का डे टू डे सेलिंग परचेजिंग नहीं होता है। गुड्स से हम इनकम लेते हैं, लेकिन एसेट्स से सर्विस लेते हैं। ओके